ऐसा क्या है आर्मी में जो लोगों को ऐसे तैयार करता है? अगर मैं आपका लीडर हूं और मैं आपकी प्रॉब्लम्स नहीं समझ रहा हूं तो आपको फिर मेरे साथ वो जो रिलेशनशिप बनता है ना लीडर जी। एंड लेड का, वो नहीं बनेगा। आर्मी लीडर्स की बात करें, ग्रेट आर्मी लीडर्स की, और ख़ास करके अपने देश में, तो आपको क्या लगता है कि पिछले सेंचुरी से लेकर अभी तक सबसे बड़ा लीडर, सबसे ग्रेट लीडर किसको मानते हैं? पाकिस्तान बॉर्डर के साथ खास करके जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे? आपको क्या लगता है अगर पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा होता या हो जाए तो क्या ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है? वीमेन सेफ्टी का जो प्रॉब्लम है उसको कैसे एड्रेस किया जाए? यूथ को मोटिवेट करने के लिए क्या किया जा सकता है? काफ़ी आज के समय में जॉबलेसनेस और स्किल की कमी भी है युवाओं में, उसको एड्रेस करने के लिए क्या किया जाए? नमस्कार, द एम के राय शो में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हमारे खास मेहमान हैं मेजर जनरल विक्रम देव डोगरा जी। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे? बस ठीक हूँ सर। ग्रेट। आर्मी की जर्नी कैसे रही सर आपकी, और कैसे शुरुआत किया आपने, कैसे ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया? सो मेरी आर्मी की जर्नी तो बचपन से स्टार्ट हो गई थी क्योंकि मेरे फादर भी आर्मी में थे। जी। और जब से मैं 3-4 साल का था मैं उनको देखता था, अपनी यूनिफॉर्म पहन के ऑफिस जाते थे वो। उनका माहौल क्या था वहाँ पे, रेजिमेंट में कैसे काम करते थे, हथियार होते थे, तो सब कुछ बड़ा फैसिनेटिंग होता था। जी। सो 4 साल की उम्र से ही मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है। जी। और मेरे पेरेंट्स को भी यही लगा कि हाँ, ये बिल्कुल आर्मी के लिए ही फिट है। तो जब भी कोई पूछता था कि आप बेटा बड़े होके क्या बनोगे, तो मैं कहता था मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा। जी। तो तब से 4 साल से लेके ऐसा ही सिलसिला चलता रहा, क्योंकि मैं अपने फादर को देखता रहा। वो मेरे आइडल थे, जी। मेरे पहले टीचर भी थे। उन्होंने सब कुछ सिखाया मेरे को। और फिर मैं स्कूल में मैंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया जी। 11वीं क्लास में। जी। फॉर्चुनेटली क्लियर हो गया, एसएसबी भी क्लियर हो गया, और मैंने 11वीं पास करने के बाद ही फिर मैंने एनडीए ज्वाइन कर ली। और वहाँ से मेरा आर्मी का सफ़र स्टार्ट हुआ। आपके ज़माने में एनडीए कैसे होता था सर? अब आपके समय में जो है। मैं नहीं समझता हूँ एनडीए में ज़्यादा चेंज आया है। हमारे ज़माने से लेके अब तक सेम एनडीए, सेम रगड़ा, वैसे ही जी। जब नया वहाँ पहुँचो, स्कूल के बाद पहुँचते हम सोचते हैं पता नहीं अभी हमें क्या ट्रीटमेंट मिलेगी, क्योंकि अभी हम सिलेक्ट हो गए हैं, बहुत बड़ी चीज़ हमने हासिल कर ली है। मगर जिस दिन आप वहाँ पहुँचो, सारे आपके जितने ये फन्ने खान के मैं फन्ने खान बन गया हूँ, वो जी। जितने आपके आइडियाज़ होते हैं ना, वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि जाते ही वहाँ पे आपके सीनियर होते हैं आपसे। आप फर्स्ट टर्म में ज्वाइन करते हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्म, मतलब 5 जी। कोर्स आपसे सीनियर होते हैं। और आपका रगड़ा स्टार्ट हो जाता है, स्टूडेंट से, अपने कैडेट से रगड़ा, ऑफिशियल रगड़ा, जो अपने उस्ताद होते हैं, आपकी ट्रेनिंग जो कि ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग, एजुकेशन ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग, मार्चिंग, फिजिकल फिटनेस। तो बिल्कुल माहौल ऐसा बन जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कब दिन स्टार्ट हुआ, कब दिन ख़त्म हुआ। और देखते देखते 6 महीने, एक टर्म ख़त्म हुआ, दूसरा टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे निकल जाता है सारा कुछ, और आप पास आउट हो जाते हैं। सिविल ज़िंदगी और आर्मी में क्या फ़र्क है? जैसे कि सिविल में अगर मैं बोलूँ कि इंडिया में सिविल सर्विसेज भी है, और सिविल सर्विसेज के अपने पैटर्न्स हैं तैयारी की और उनके ट्रेनिंग की, और आर्मी की ट्रेनिंग एक अलग तरीके की ट्रेनिंग है। तो आपको क्या लगता है, मतलब आर्मी का जो ट्रेनिंग स्टाइल है वो कैसे डिफरेंट है? सी, आर्मी की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत अलग है। आर्मी में आपको जो आप सिविल में सीख के आए हो, उसको पहले अनलर्न करना पड़ता है, मतलब भूल जाना होता है। भूलना पड़ता है, क्योंकि आपको वो एक ऐसे ढांचे में डालना चाहते हैं जहाँ पे आपकी सारी ओरिएंटेशन ऐसी हो कि आप एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करो। जी। जैसे मशीन में कई पुर्जे होते हैं, और अगर वो पुर्जे एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे तो वो मशीन कभी अच्छी तरह काम नहीं करेगी। जी। और आर्मी एक मशीन की तरह है, क्योंकि उसमें 100, 200, 1000, 15,000, 1 लाख लोग सब एक ही डायरेक्शन में आपको खींचना है। जी। तो आपकी ट्रेनिंग इसलिए ऐसी होती है कि आपने जो सीखा अभी तक उसको अनलर्न करो,
और नए सिरे से आपकी सिखलाई शुरू करो। और ये सिखलाई जैसे मैं पहले बता रहा था, एक तो आपकी एजुकेशन है। जी सो जैसे एनडीए ज्वाइन करते हैं तो आफ्टर स्कूल इसलिए आपको पहले ग्रेजुएशन जी करनी है, तो ग्रेजुएशन भी एनडीए में कराते हैं साथ ही साथ। जी उसके बाद आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग है, आपने फिजिकल फिटनेस, आपकी मार्चिंग, आपकी हथियारों की सिखलाई, आपकी टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी, जियोपॉलिटिक्स। तो ये सब चीज़ एक बड़ा डिफरेंट होता है सिविल सर्विसेज से। सिविल सर्विसेज में हालांकि मैंने वहाँ ट्रेनिंग नहीं की है, मगर जितना जी मेरे को इम्प्रेशन है, आप एक स्पेसिफिक माहौल में उस जिसके लिए आपकी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको तैयार करते हैं। मगर आर्मी में आपको एक बहुत जनरलाइज्ड ट्रेनिंग होती है एकेडमी में। उसके बाद आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाते हो एनडीए के बाद, जी वहाँ पे आपको स्पेसिफिकली आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है 1 साल के लिए। उसके बाद आप अपनी यूनिट में जाते हो, जैसे मैं टैंकों की रेजिमेंट्स हैं, जी आर्मर्ड कोर, जी तो मेरे को पूरे ये जो 4 साल है एनडीए और आईएमए को मिलाकर टैंक की कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती। टैंकों की मेरी ट्रेनिंग फिर स्टार्ट होती है ऑफिसर बनने के बाद रेजिमेंट में, जी और हमारे वहाँ जो स्कूल ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए बहुत स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। तो ये मैं समझता हूँ इसलिए ये सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग से बहुत अलग है। जब हम आर्मी की बात करते हैं सर, तो जनरली पैट्रियोटिज्म और लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द पीपल और इस तरह की चीज़ें आती हैं, जिसमें एक जवान जो है या एक ऑफिसर है वो अपने सर्वोच्च बलिदान तक जो है देने की क्षमता रखता है, सामर्थ्य रखता है। ऐसा क्या है आर्मी में जो लोगों को ऐसे तैयार करती है? सो आर्मी में सबसे बड़ा रिसोर्स जो है हमारा वो है ह्यूमन रिसोर्स। जी और ह्यूमन रिसोर्स को अगर आपने मोटिवेट करना है, ह्यूमन रिसोर्स से आपने अगर काम लेना है, तो ये तभी हो सकता है अगर आप एक अच्छे लीडर होते हैं। जी एंड वो लीडरशिप टेक्निक्स जो हैं वो हम आर्मी में सीखते हैं। जी और एक लीडर क्या होता है? एक लीडर एक ऐसा पर्सन होता है जिसके ऊपर आप आंख बंद करके अपना विश्वास डाल सकते हो, और वो तब डालोगे आप अगर आपका लीडर उस काबिल होगा। सो इसी से सवाल बनता है कि लीडर कैसा होना चाहिए। जी डेफिनेटली। हाँ, तो सबसे इसमें क्या है कि जो लीडरशिप क्वालिटीज़ की हम बात करते हैं, सबसे पहले तो वो बहुत कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसको अपना काम आना चाहिए। जी अगर मेरे को मेरा काम नहीं आता है तो आप मेरे को फॉलो नहीं करोगे। जी मैं आपको बोलूँगा अभी आपने इधर जाना है, वो बोलो इसको कुछ नहीं आता, मैं इसकी बात सुनूंगा नहीं। जी तो कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। उसके बाद आपकी इंटेग्रिटी बिल्कुल जी अबव बोर्ड होनी चाहिए। जी आपके कोई ऐसा शिकवा या गला नहीं होना चाहिए कि ये करप्ट है, या ये भाईबंदी करता है, या ये इधर उधर की बातें करता है। तो आपका जो पर्सनल इमेज है वो बहुत ही ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। सो यू शुड बी अबव बोर्ड, वेदर इट इज़ टू डू विद योर फाइनेंसेस, वेदर इट्स टू डू विद योर बिहेवियर, तब आप एक लीडर की तरह आते हो। नेक्स्ट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि जो आपके मन में है जी अगर आप उनको नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हो बातचीत के साथ या बॉडी लैंग्वेज के साथ, तो वो समझ नहीं पाएंगे ये लीडर चाहता क्या है। जी तो कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। जी उसके बाद कॉन्फिडेंस, एम्पैथी। अगर मैं आपका लीडर हूं और मैं आपकी प्रॉब्लम्स नहीं समझ रहा हूं, तो आपको फिर मेरे साथ वो जो रिलेशनशिप बनता है ना लीडर एंड जी लेड का, वो नहीं बनेगा। सो ऐसे कई चीज़ें और भी हैं, मैंने तो 4-5 जी ही मेंशन की हैं। तो ये सब सिखलाई के साथ आपको इम्बाइब कराई जाती हैं, आप सीखते हो इसको। जी और क्योंकि आप अच्छे लीडर अगर बनते हो तभी लोग आपको फॉलो करेंगे। तो जब फौज है, फौज में क्या है कि आपको अपने जो आदमी जिनको आप लीड करते हो जी एज एन ऑफिसर या एज अ जवान भी, जी हर स्टेज पे लीडर्स होते हैं। एक तो ऑफिसर लीडर होगा, फिर जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं, फिर हवलदार भी होते हैं, जी सभी लीडर होते हैं। वो जब ऑर्डर देते हैं तो लोग उनको फॉलो करेंगे। क्यों करेंगे? जी क्योंकि वो जानते हैं कि इसका जो आदेश है ये जी इसने बहुत सोच समझ के लिया है, ये काबिल है, एंड मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ। तो लीडरशिप करके लोग आपको फॉलो करेंगे। हमारे टाइम्स के अगर हम लोग आर्मी लीडर्स की बात करें, ग्रेट आर्मी लीडर्स की, और ख़ास करके अपने देश में, तो आपको क्या लगता है कि पिछले सेंचुरी से लेकर अभी तक सबसे बड़ा लीडर, सबसे ग्रेट लीडर किसको मानते हैं? से लीडर तो कई हुए हैं जी जिनका हमें मालूम भी नहीं है, क्योंकि जी हम केवल वो लीडर के बारे में जानते हैं जिसको जी पब्लिसिटी मिली, जो पॉपुलर हो जी गया। और पॉपुलर वही होते हैं जो लाइमलाइट में आते हैं। जैसे जी 71 की लड़ाई हुई, जी उसमें
इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत मुंह तोड़ डिफीट दी। जी और हमारे जो चीफ थे सैम मानेकशॉ, जी वो लीडर थे हमारे, और वो उनका लीडरशिप का जो एग्जाम्पल है वो हर जगह कोट करते हैं कि कितने बढ़िया लीडरशिप थे। आपने देखा होगा, अभी मूवी भी जी बनी है उनके जी ऊपर, जी सर। है ना। तो वो एक बहुत आई थिंक उम्दा दर्जे के लीडर थे हमारे आर्मी के, सैम मानेकशॉ, जी जो बाद में हमारे फर्स्ट फील्ड मार्शल भी बने जाके। जी और इस प्रकार से कई और लोग जिनको मे बी इतनी लाइमलाइट ना मिली हो, जी मगर जिन्होंने लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में हम सुनते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं आज के कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स के, आप डिफेंस बैकग्राउंड से आते हैं, आपने आर्मी में एक लंबा करियर बिताया है और आपने सेना को और देश को काफ़ी लंबी जो है सेवा दी है, सेवा प्रदान की है। आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान बॉर्डर के साथ खास करके जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं हमारे, और आपको मतलब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि जब लाइन ऑफ कंट्रोल का जो प्रॉब्लम है अगर वो ख़त्म हो जाता है तो क्या मतलब उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे? सो इसमें पूरा एक्चुअली अगर आप देखो जो हिस्ट्री है जी पाकिस्तान कैसे बना, जी और बनते ही जैसे जब पार्टीशन हुई जी और पाकिस्तान बना, उस समय JNK जो था, जम्मू जी एंड कश्मीर, वो ना पाकिस्तान के साथ था ना इंडिया के साथ। जी मगर पाकिस्तान बनते ही उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया जी 1948 में। जी एंड जब अटैक आया पाकिस्तान का JNK में, जी तो ऐसी सिचुएशन आ गई वहाँ पे कि जो राजा थे उस समय जी जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी थे उनसे मदद मांगी। जी तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप पहले एक्सेशन के ऊपर साइन करो कि हम इंडिया के साथ हैं, तभी जी हम आपको मदद करेंगे, और उन्होंने जी साइन किया। जी और फिर हिंदुस्तान की फौज वहाँ गई जी और वहाँ पे जो पाकिस्तान का अटैक आया था उसको रोका गया। जी मगर एक बार जब अटैक रुका तो जी जहाँ पे जो दो फौजें थी पाकिस्तान जी की और इंडिया की, जो उस समय की लाइन बनी, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोल दिया गया। ठीक है ठीक जी है, और तब से आज तक वो लाइन ऑफ कंट्रोल वैसे ही रही है, और उसी करके हमारी जितनी ये प्रॉब्लम्स चलती हैं पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, जी वो हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं उसको माना गया, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल माना गया। जी और लाइन ऑफ कंट्रोल होते हुए इसलिए वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी रहती है। पाकिस्तान वाले जो इंडिया का जी कश्मीर है उसको बोलते हैं ये इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जी और जो उनके पास है वो उसको बोलते हैं आज़ाद कश्मीर, जी और हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जी जो उनके पास है। जी तो ये उस समय से अभी तक चल रहा है, और लाइन ऑफ कंट्रोल में आगे आमने सामने दोनों देशों जी की फौजें बैठी हुई हैं, और इसलिए वहाँ पे इतने नज़दीक जब आप लोगों को बिठाओगे, उनके पास हथियार हैं, उनके पास उनका केवल ये एक ही टास्क है कि हमने इसको गार्ड करना है, तो ये जी प्रॉब्लम्स बनती रहेंगी ऐसे। आपको क्या लगता है अगर पूरा कश्मीर भारत का हिस्सा होता या हो जाए तो क्या ये प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं? वेल, कश्मीर अगर भारत का हिस्सा हो जाए तो ये पूरा प्रॉब्लम, हाँ पूरा, इंक्लूडिंग पीओके? हाँ हाँ, मगर ये प्रॉब्लम कश्मीर और की डिवीज़न की प्रॉब्लम नहीं है। जी ये प्रॉब्लम पाकिस्तान और इंडिया की है। और जी अगर कश्मीर का बॉर्डर भी उस पूरा जितना ऑक्यूपाइड कश्मीर है उधर कर दो आप, इंडिया जी पाकिस्तान का बॉर्डर, तो भी ये प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि कश्मीर उनके पास होना चाहिए। तो ये जो उनकी कंसेप्चुअल सोच है, जब तक उसको नहीं एड्रेस किया जाएगा जी शायद, और ये केवल डिप्लोमेटिकली हो सकती है, जी लड़ाई से कभी कुछ हल नहीं होता। जी प्रॉब्लम्स आपकी केवल डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली रिजॉल्व हो सकती हैं। तो जब तक ये सोच रिजॉल्व ना हो, मैं नहीं समझता हूँ सोच बदल सकते हैं, मगर सोच को रिजॉल्व कर सकते हैं, कोई सोल्यूशन पे आ सकते हैं, तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। जी तो आई डोंट थिंक इसकी प्रॉब्लम इज डिवीजन ऑफ कश्मीर। द प्रॉब्लम इज टू डू विद द एटीट्यूड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। माइंडसेट ऑफ पाकिस्तान। हाँ, वेल दोनों साइड का माइंडसेट है ना। हम इंडिया में तो हम कहते हैं पाकिस्तान का माइंडसेट, और उनसे पूछोगे तो वो बोलेंगे इंडिया का माइंडसेट। तो आई थिंक जब भी लड़ाई होती है तो दोनों साइड का जो माइंडसेट है उसमें एक अलाइनमेंट अगर आएगी, एक कॉम्युनैलिटी अगर आगे थिंकिंग में, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब क्या ये अलाइनमेंट आ सकती है, उसके कई तरीके हैं। जी कईयों ने सजेस्ट किया है कि जो एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको मान लो, उसको इंटरनेशनल बॉर्डर बना दो।
जी ताकि ये अभी जितना हो गया वहाँ पे छोड़ दो। मगर फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि वो तो हमारा एरिया है, जी हम कैसे उसको छोड़ दें। जी तो कुछ लोग ये बोलेंगे तो ये इसलिए सेटल नहीं होगा। तो इसी प्रॉब्लम में हम फंसे हुए हैं। सर अगला सवाल सर, अ, अभी काफ़ी कुछ चल रहा है दुनिया में, और मुझे लगता है कि भारत में भी खास करके अभी विमेंस डे भी आ रहा है मार्च में। वीमेन सेफ्टी एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है देश में, और आप लोग आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, आप लोगों ने फौज में अ, जीवन जिया है पूरा। आपको क्या लगता है कि ये वीमेन सेफ्टी का जो प्रॉब्लम है उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता जी, मैं समझता हूँ वुमेन सेफ्टी के दो टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। है? जी अगर आप एनालाइज करो, वुमेन अनसेफ कहाँ पे हैं? जी घर के अंदर सेफ हैं क्या? नहीं अगर आप एनालाइज, जो आप स्टैटिस्टिक्स हैं, 37% जो वुमेन के ऊपर अत्याचार होते हैं वो घर के अंदर होते हैं। जी ठीक है। और बाकी जो अत्याचार हैं, जैसे मोलेस्टेशन है, रेप है, थेफ्ट है, या बाकी जितने भी हम कहते हैं जी टीजिंग, वो बाहर होते हैं। तो ये चीज दो लेवल्स के ऊपर एड्रेस होनी चाहिए, एक तो घर के अंदर और एक बाहर। जी अभी बाहर का जो है उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आता है, जी जो हमारा पुलिसिंग है, क्योंकि इसके लॉज तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं जी कि आपने किसी को भी कुछ किया तो आपके ऊपर केस हो जाता है, आपको अरेस्ट हो सकता है। जी ठीक है। मगर फिर भी ये हो रहा है, इसका मतलब लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। जी लॉ अगर इम्प्लीमेंट हो, अगर हमारी पुलिसिंग अच्छी हो, अगर जी हमारी विजिलेंस अच्छी हो, तो ये बाहर का जो सिचुएशन है ये इम्प्रूव हो सकता है। मगर जो घर का सिचुएशन है उसमें कोई लॉ तो आ नहीं सकता। जी उसमें भी लॉ है, अगर कोई उसके ऊपर हैरेसमेंट होती है या इल ट्रीटमेंट होती है, मगर उसमें पुलिस घर में आके इंश्योर नहीं कर सकती। जी और वो केवल तब हो सकता है जब हमारा माइंडसेट चेंज हो, जो हमारी एजुकेशन है, हमारी थिंकिंग का जो तरीका है जी कि एक लड़की को या एक सिस्टर को या एक वाइफ को कैसे ट्रीट करना है, जी वो चेंज हो। तो वो केवल हमारा जो थिंकिंग मेथड है वो जब तक चेंज नहीं होगा वो नहीं चेंज हो सकता। तो मैं समझता हूँ जो बाहर का एरिया है उसमें तो मैन भी सेफ नहीं है, जी तो वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। एंड जो हमारे जहाँ पे मेन सेफ नहीं है और वुमेन भी सेफ नहीं है, मगर वुमेन ज़्यादा अनसेफ हैं, क्योंकि जो मेन है उनका थिंकिंग भी ऐसा है कि वुमेन को डोमिनेट करो, जी उनको सेक्सुअली हैरेस कर लो, जी उनको टीज कर लो। और वो केवल एजुकेशन से ठीक हो सकता है। लॉ इज ओनली अ डेटरेंट। लॉ इज समथिंग विच डिस्करेजेस यू, क्योंकि अगर आपका स्ट्रॉन्ग लॉ है, उसको पता है मैं जेल चला जाऊंगा, तो वो मेरे को थोड़ी देर सेकंड टाइम सोचने के लिए मजबूर करेगा। जी मगर जो मेरी इंट्रिंसिक अंदर से सोच आ रही है कि मैं इसको टीज कर दूं या इसको मैं हैरेस कर दूं, वो केवल मेरे एजुकेशन से ठीक हो सकती है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू, इट्स नॉट सो सिंपलिस्टिक कि वुमेन सेफ्टी हम इंश्योर कर सकते हैं इससे। बट श्योरली यस, हमें कुछ करना चाहिए इसके लिए। आप अगर सॉल्यूशन देना चाहें तो क्या, मतलब कैसे, क्या एक आइडियल सॉल्यूशन क्या हो आई सकता थिंक जैसे मैंने बोला, सबसे पहले तो हमारा जो माहौल है है? जी विमेन को लेके वो चेंज होना चाहिए। जी और ये माहौल गांव से स्टार्ट होता है। मेट्रोज में तो फिर भी इक्वालिटी आ गई है, एक ही ऑफिस में विमेन भी काम करती है, मेन भी काम करती है, मगर गांव में ऐसे नहीं है। गांव में अभी भी वो सेट टास्क दे रखे हैं विमेन को, वो घर के अंदर रहती हैं, और परसेप्शन ये है कि वो मेन से जी थोड़ा छोटा दर्जा है उनका, इन्फीरियर मानते हैं। इन्फीरियर मानते हैं उनको। ऑल्दो हम सारे, हमारी जितनी गॉडेसेस हैं, हमारे जितने भगवान हैं, वो सब विमेन ही हैं, मगर घर के अंदर हम उनको इन्फीरियर मानते हैं। और वो इन्फीरियोरिटी जो हम जिससे उनको ट्रीट करते हैं, वही माइंडसेट बाहर भी फिर विमेन के ऊपर अत्याचार जो होते हैं उसी में आता है। तो मैं समझता हूँ वो सोच अगर हम बदल सकें तो हम इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है। आज का यूथ जो है, मुझे दिखाई देता है कि यूथ जो खास करके है अपना, उसमें काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन तो आज के डेट में काफ़ी काफ़ी कॉमन हो गया है। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये ऐसा क्यों चल रहा है पूरे सोसाइटी में? जी, एंग्जाइटी उसी को होती है जिसका पेट फुल होता है और जी काम कम होता है। जी आप देखो, एक बंदा जो लेबर है,
जी उसको कोई एंग्जाइटी नहीं है। उसने उठना है सुबह 5 बजे, तैयार होगा, अपना काम करेगा, रात को आएगा, खाना खाएगा, सो जाएगा। जी उसको एंग्जाइटी का पता भी नहीं है। जी मगर जिसके पास काम कम है, पैसा जेब में ज़्यादा है और सब कुछ मिला हुआ है, उसको क्या है, उसको एंग्जाइटी हो रही है कि मैंने ये नहीं करना, मैंने वो करना है, ये कैसे करूँगा मैं। तो ये भी एक हमारा आई थिंक क्रिएटेड सिचुएशन है एंग्जाइटी का। जो जी हमारे, आप कह रहे हो ना, यूथ को एंग्जाइटी हो रही है, वो उसी यूथ को हो रही है जिसके पास ऐसी सिचुएशन है, उनको एंग्जाइटी जी होती है। नॉर्मल जो हार्डवर्क कर रहे हैं यूथ, मेरे को लगता है उनको एंग्जाइटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि एंग्जाइटी क्या चीज़ है, जब आपकी तैयारी कम है तो आप एंग्शियस हो जाते हो। जी जब आप मेहनत करोगे तो आपकी एंग्जाइटी कम होती है। और एंग्जाइटी को दूर करने का तरीका यही है कि आप वेल प्रिपेयर्ड हो। जी और एंग्जाइटी मैं समझता हूँ कुछ हद तक अच्छी भी है। इनफैक्ट मैंने एक टॉक किया था जहाँ पे एंग्जाइटी माय फ्रेंड का मेरा जी टॉपिक था जी कि एंग्जाइटी हमको हेल्प करती है हर चीज़ में। जैसे हमारा ये पॉडकास्ट हम जी कर रहे हैं आज, और आज मैं घर से निकला हूँ तो मेरे को एंग्जाइटी थी थोड़ी जी कि मैं उधर क्या बोलूँगा, आप मेरे से क्या सवाल पूछोगे, जी कैसे मेरे को बैठना है, कैसे जी मेरे को बातचीत करनी है। अगर मेरे को ये एंग्जाइटी नहीं होती तो मैं नहीं ये सोचता, मगर क्योंकि जी मेरे को एंग्जाइटी थी तो मैंने तैयारी की कि मैं बैठूंगा कैसे, मैं क्या बोलूँगा, उसके बारे में थोड़ा सा हमने जी बातचीत की, हमने रिहर्सल किया। जी तो उससे क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस जी और क्वालिटी के ऊपर फर्क पड़ता है, तो इम्प्रूवमेंट होती है। मगर अगर मेरे को एंग्जाइटी नहीं है तो मैं बोलूँगा चलो ठीक है जी, मैं देखी जाएगी, मैं उधर जाके बोल दूंगा। जी और बिना तैयारी के जाके बोल दिया तो आपकी क्वालिटी ऑब्वियसली कभी अच्छी नहीं हो सकती जब आप तैयारी नहीं करते हो। जी तो उस हद तक मैं समझता हूँ एंग्जाइटी अच्छी है। जी मगर अगर ये एंग्जाइटी जो आपको वार्निंग दे रही है हर बार कि अभी आपने तैयारी करनी है और आप तैयारी नहीं कर रहे हो, तो जी एंग्जाइटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जब ज़्यादा बढ़ जाए तो ये फिर प्रॉब्लम हो जाती है, जी और वो तभी जाके फिर एक डिजीज़ बन जाती है। क्योंकि जी छोटी सी भी प्रॉब्लम में आपकी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है। तो ये मैं समझता हूँ पहले स्टार्ट होती है एज स्मॉल एंग्जाइटी, जी एंड बिकॉज यू आर नॉट एड्रेसिंग इट तो ये बढ़ती जाती है और फिर बाद में डिप्रेशन तक पहुंच जाती है। जी तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ। सोशल मीडिया का रोल इसमें कुछ लगता है आपको कि मतलब सोशल हाँ, मीडिया को सोशल मीडिया का भी रोल है, क्योंकि आजकल क्या है, सोशल मीडिया के ऊपर जो हम देखते हैं जी वो ऐसे होता नहीं है। जी और मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं देख रहा हूँ मेरे साथ वालों का ना फेसबुक देख रहा हूँ, जी उन्होंने फोटो डाल रखी है, वो यहाँ घूमने गए, इतने लोग उनको लाइक कर रहे हैं, उनको इतना पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो मेरे को कहीं पे लग रहा है कि मेरे में कुछ कमी है जी कि उनको इतना कुछ मिल रहा है, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा। ऑल तो हो सकता है उसको कुछ भी ना मिल रहा हो। जी तो उस ना मेरे को लगता है कि ये क्विक ग्रेटिफिकेशन जो मिलती है ना सोशल मीडिया के ऊपर, जी उससे हमको मेंटली अफेक्ट होता है और हम समझते हैं कि हमको भी मिलना चाहिए। हम ये नहीं जानते हैं कि वो जो जिसका हम देख रहे हैं वो सब फेक है। मतलब सो क्रिएटेड इस, है हाँ, क्रिएटेड है। तो वो क्रिएशन और रियलिटी में जो अंतर है जी वो कई उन लोगों को अफेक्ट कर सकता है इस प्रकार से कि उनकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो जाए कि भाई मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा और मैं इतना ऐसे पड़ा हुआ हूँ। जी सो दैट इज माई परसेप्शन। अभी रिसेंटली सर जो है खो खो वर्ल्ड कप कंक्लूड हुआ है और आप उसके सीईओ भी रह चुके हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे सर कि कैसा रहा जर्नी हाँ, आपका। तो खो खो, जैसे आपके ज़्यादातर जो व्यूअर हैं उनको मालूम नहीं होगा कि खो खो क्या होता है, स्पेशली जी यंगर जनरेशन। जी मगर जो जितने थोड़े 40-50 वाले हैं उन्होंने सब बोलेंगे कि हमने खो खो खेला है। जी तो खो खो एक इंडियन स्पोर्ट है जो कि महाभारत के टाइम से चली आ रही है। और पहले इसको चैरियट्स जो होते थे ना, रथ, जी रथ के ऊपर खेलते थे, इसको रथेरा भी बोलते थे। जी तो रथ में जो मूवमेंट्स करते थे, जो चक्रव्यूह बनता था, उस जी सब को लेकर ये गेम खो खो बनी। जी और ये सबसे पहले महाराष्ट्र में बनी। जी और ये हमारी इंडियन गेम है। और 1936 ओलंपिक्स जी जो बर्लिन में हुआ था, उसमें ये डेमोन्स्ट्रेशन गेम थी अच्छा ओलंपिक्स में। मगर उसके बाद ये कहीं खो गई क्योंकि वर्ल्ड वॉर आ गई, जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पार्टीशन होगी कंट्री। और उसके बाद चलते चलते अभी 4-5 साल पहले ये दोबारा रिवाइव हुई है। और एक एक ये बहुत ही फास्ट गेम है। इसमें एजिलिटी, पावर,
एक्सेलरेशन, जी ये सब चीज़ बहुत उम्दा दर्जे की आती है इसमें, इस गेम में। जी और इसमें ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं चाहिए होता, आपको 2 पोल चाहिए और आप जी ये गेम कहीं भी खेल सकते हो। तो ये हमने काफ़ी दिनों से, जो खो खो फेडरेशन है उसने प्रमोट किया जी खो खो को, एंड आज की तारीख में 55 कंट्रीज खो खो खेल रही हैं। तो जब ये वर्ल्ड कप हुआ पहली पहली बार, जी ये फर्स्ट वर्ल्ड कप था और ये अनाउंस हुआ, तो कई कंट्रीज ने अप्लाई किया, मगर क्योंकि हमारा लिमिटेड स्टॉक वो स्लॉट्स थे अवेलेबल, जी तो केवल 24 कंट्रीज को स्लॉट्स मिले। कौन सी कंट्री थी से? तो ये 6 कॉन्टिनेंट जो मेन कॉन्टिनेंट जी हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ओशियाना जी एंड एशिया, जी इन कॉन्टिनेंट से हमने इक्वल रिप्रेजेंटेशन चूज की। तो नॉर्थ अमेरिका से अमेरिका आया, जी यूएस की टीम थी। जी साउथ अमेरिका से ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू। अच्छा, उसके बाद अफ्रीका से कीनिया, घाना, युगांडा एंड साउथ अफ्रीका। मतलब उनके यहाँ भी इतना पॉपुलर है, हाँ, उनके लोग आके खेले। हम लोग भूल रहे हैं। हम लोग अभी रिवाइव किया, हमने प्रोग्राम जी अंडरटेक किए ताकि इंडिया जी में भी ज़्यादा रिवाइव हो। जी और यूरोप से आए यूके, नेदरलैंड्स, जर्मनी, पोलैंड, जी और फिर ओशियाना से ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, जी एंड फिर एशिया से हमारे आए हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, ईरान, अ, अपना पाकिस्तान, जी बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंडिया, श्रीलंका। जी सो लाइक दैट वी प्लेड। इस बार ऑफ कोर्स पाकिस्तान को वीज़ा नहीं मिला आने जी का, तो फिर 24 से 23 कंट्रीज रह गई। जी तो 39 टीम्स थी, जिसमें 19 टीम थी विमेन की जी एंड 20 टीम थी मेन की। और ये एक हफ्ते के लिए खो खो वर्ल्ड कप हुआ और बहुत ही इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट्स हुए, एंड लकीली इंडियन टीम्स, मेन एंड वुमेन, बोथ वन द टूर्नामेंट। मीन्स हाँ, इट हैज बीन लाइक जो गेम है वो एक तरह से रिवाइवल की कंडीशन पे आ चुका बिल्कुल है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ ये वर्ल्ड कप देखने के बाद जी ये और भी पॉपुलर होगी। जी सर, अंगोला में यूएन पीस कीपिंग के साथ आपने काम किया है, तो वहाँ के क्या एक्सपीरियंसेस रहे और कैसे वहाँ का वार, और क्योंकि वहाँ पे बाकी देशों के भी ऑफिसर्स होंगे, जवान होंगे, तो उनके साथ किस तरह से आप लोगों ने काम किया? सो अंगोला की बहुत ही एक चेकर्ड हिस्ट्री रही है, क्योंकि अंगोला एक पोर्चुगीज़ कॉलोनी थी, जी एंड 1975 में पोर्चुगीज़ ने अंगोला को इंडिपेंडेंस दे दी। जी और जैसे ही अंगोला को इंडिपेंडेंस मिली, तो उसमें उस समय का यूएसएसआर, जो जी अभी रशिया है, एंड अमेरिका, वो जी अंदर कूद पड़े। क्योंकि अंगोला अफ्रीका का सबसे सेकंड रिचेस्ट कंट्री है, साउथ अफ्रीका के बाद सबसे ज़्यादा अभी भी? मिनरल्स, हाँ, जी मिनरल्स, पेट्रोलियम अंगोला में है। जी एंड कंट्री भी लार्ज है और पॉपुलेशन केवल 10 मिलियन की थी। जी मतलब इंडिया की 1/3 साइज है उसकी लैंड मास, मगर केवल 10 मिलियन पॉपुलेशन। तो जो अपने यूएसएसआर था, जी उन्होंने जो अंगोलन गवर्नमेंट थी उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जी एंड जो रशियन थे उन्होंने अपने जो रेबल्स थे उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और वहाँ पे सिविल वॉर लग गई। जी वो अपने हथियार देते थे उनको और ट्रेनिंग देते थे इस प्रकार से। और पूरी गेम थी केवल मिनरल्स की, डायमंड्स, जी पेट्रोलियम, मर्क्यूरी, इस प्रकार के मिनरल्स की। तो 1975 में ये लड़ाई चली और जी चलती गई, और यूएन ने पहली बार वहाँ पे पीस ब्रोकर की 1992 में जाके, जी और वो पीस ज़्यादा देर रुकी नहीं और फिर लड़ाई लग गई। और फिर सेकेंड टाइम जब यूएन ने पीस की, जिसको बोलते हैं यूएनएवएम 2, जी यूनाइटेड नेशंस अंगोला वेरिफिकेशन मिशन जी 2, उसमें फिर मैं गया था। 1995 में ये स्टार्ट हुई मिशन, हम 96 में मैं गया था वहाँ पे, और हमारा काम था वहाँ पे जो पीस हुई है जी दोनों के बीच में, उसको मॉनिटर करने के लिए। तो एज ए यूनाइटेड नेशंस ऑफिसर आप हथियार नहीं कैरी करते हो, जी आप अनआर्म्ड हो, अच्छा एंड आपका काम है ये देखना कि अगर यहाँ पे कोई लड़ाई शुरू हुई या यहाँ पे नहीं, तो क्यों शुरू हुई, किसने स्टार्ट की, किसकी गलती है, और ये रिपोर्ट्स देनी पड़ती है। इसलिए आपको पेट्रोलिंग करनी पड़ती है और लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ती है। तो इस पीस कीपिंग में, जैसे मैंने बताया, 35 देशों के कंट्रीब्यूशन थी, जी ऑफिसर्स भी थे और कुछ बटालियंस भी थी
जो बटालियंस थी उनके पास हथियार होते हैं, अच्छा, वो होते हैं ताकि आप पीस को इन्फोर्स कर सको। हम तो पीस कीपर हैं, और अगर वहाँ पे लड़ाई लगी और वो सुन नहीं रहे तो हमारे जो पीस कीपिंग बटालियंस हैं वो वहाँ पे अटैक करके भी मतलब अटैक करके नहीं, मगर हाँ उसमें हाँ शांति ला सकते हैं। ठीक है, तो एक इंडियन बटालियन भी थी और बाकी बटालियन थी एक जिम्बाब्वे की, कोई उरुग्वे की, अर्जेंटीना की, ब्राज़ील की, ऐसे 6 बटालियंस थी। तो हमारा काम यही होता था कि डिफरेंट साइट्स बनी होती हैं, उसको टीम साइट बोलते हैं, जिसमें 5 लोग होते हैं, और हमारे को एक एरिया होता था ऑपरेशंस का, वहाँ पे जाके पेट्रोलिंग करनी होती है। और अंगोला में इतनी माइंस, लैंड माइन बिछाई हुई थी कि 10 मिलियन लैंड माइन, और किसी को मालूम नहीं था वो माइन कहाँ पे है। अच्छा, तो बड़ी बड़ी कंपनी साउथ अफ्रीका की, उनको टास्क दिए हुए थे लैंड माइंस को निकालने के लिए, तो लैंड माइन क्लियरिंग ऑपरेशंस भी चल रहे थे। ये सब सिविल वार में हुआ? नहीं, हाँ सिविल वॉर में ये माइंस क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो थी उन्होंने अपने जो सिटीज थी उनका कंट्रोल ले लिया जी, और सिटी के चारों तरफ उन्होंने माइन डाल दी। अच्छा, ताकि बाहर से लोग अंदर ना आ सके जी, तो वो सिक्योर हो गया एरिया। और जितनी नॉन सिटी एरियाज थे वो थे जो रेबल्स थे उनके पास कंट्रोल में था। तो इसलिए सिटी के अंदर जाना और बाहर आना इम्पॉसिबल था। केवल हमारा हवाई जहाज से बाहर जाते थे, हवाई जहाज से अंदर आते थे, क्योंकि सारी सड़कों के ऊपर माइन थी। अब जमीन से कोई जा ही नहीं सकता, इतनी माइन थी, और किसी को पता नहीं वो माइन अभी कहाँ पे है। मतलब आपने पैर रखा और हाँ, आप उड़ गया। तो आपको कई लोग मिलते थे, किसी की एक टांग उड़ी हुई है, किसी की दोनों टांग उड़ी हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट रोज होते थे। जी, तो ये थी वहाँ की सिचुएशन। तो जैसे मैंने बोला हमारा काम था पेट्रोलिंग का। तो एक दिन ऐसी हमको एक खबर आई कि यहाँ पे सीज फायर टूटा है। तो मैं पेट्रोल लेके निकला, हमारे पास गाड़ियाँ होती थी जिसमें हम पेट्रोल के लिए जाते थे, और वहाँ की लैंग्वेज जो है वो पोर्चुगीज़ है। अच्छा, तो हमें पोर्चुगीज़ आती नहीं थी, तो हमारे साथ एक लेज़न ऑफिसर होता था अंगोला का, जी, और 2 होते थे, एक गवर्नमेंट का लेज़न ऑफिसर, एक रेबल्स का लेज़न ऑफिसर, ताकि दोनों साइड की बातचीत हो सके। जी, तो वो 2 बैठे थे, मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे साथ एक जॉर्डन का कैप्टन बैठा था आगे। अच्छा, और हम स्टार्ट किए और बातें करते रहे, और हमें पता नहीं चला कि जो हमने राइट टर्निंग लेनी थी वो हम लेना भूल गए, और हम सीधा निकल गए। और सडनली वो जो पीछे था ना लेज़न ऑफिसर, वो जंप मारने शुरू कर दिया। मीनास मीनास मतलब माइंस। तो हमने माइन फील्ड के अंदर घुस गए थे हम, और तकरीबन आई थिंक 25 मीटर तक अंदर चले गए थे जब उसने शोर शुरू किया। जी, तो मैंने हॉल्ट की गाड़ी, एंड देखा तो उसमें कुछ जगह पे फ्लैग लगे थे लाल लाल, जहाँ पे लोगों ने, ये जो कंपनीज ने थोड़ा डिटेक्ट किया था, मगर बाकी किसी को नहीं पता था कहाँ माइंस हैं। अच्छा, तो हम अभी माइन फील्ड के अंदर घुसे हुए थे, और उस समय फिर ऐसा लगा सडनली कि अभी क्या करें हम, क्योंकि बिल्कुल सेम जिस टायर से हम अंदर गए ना, जिस ट्रैक के ऊपर टायर गए हैं, उसी से निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपका स्टीयरिंग थोड़ा भी ऐसे होगा तो आपको पता है गाड़ी ऐसे मुड़ जाती है। जी, तो सबको भी ये लगना शुरू हो गया कि अब क्या करें, बाहर कैसे निकले। जी, तो वो जो 25 मीटर हमने वापस रिवर्स कर किया मैंने, वो ऐसा लगा कि पूरी ज़िंदगी निकल गई उसमें, क्योंकि आस्ता 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 उस समय तो बहुत वो लग रहा था कि अभी पता नहीं क्या होने वाला है, कभी भी माइंड कहीं से फट सकती है, मगर लकीली कुछ नहीं हुआ। हम बाहर निकले और सीज फायर वायलेशन जो हमारा था वो हमने टास्क पूरा किया। तो इस प्रकार का वहाँ माहौल था जहाँ रोज कोई ना कोई इंसिडेंट होता था, रोज कोई ना कोई इंसिडेंट। आपकी मेजर पोस्टिंग्स क्या रही हैं सर, और कारगिल में आप कहाँ थे? जब कारगिल की लड़ाई हुई है, मैं उस समय जो इलाहाबाद में एक डिवीजन है जी, उसमें मेरी पोस्टिंग हुई थी एज अ ग्रेड 1 ऑपरेशंस ऑफिसर। ओके, एंड कारगिल की लड़ाई तो कारगिल के जो वो माउंटेन्स हैं वहाँ पे चल रही थी, जी, मगर इंडिया का क्या काम था कि इंडिया का प्लान था कि हम दूसरी जगह पे भी पाकिस्तान में अटैक करेंगे, जी, क्योंकि ये तो एक छोटी सी लोकल थी। तो हमारा टास्क था, हमें वहाँ जगह है पठानकोट। जी, पठानकोट है जम्मू से पहले, जी, तकरीबन 100 किलोमीटर पहले, और उससे हमने एक आर्मर्ड ब्रिगेड और एक हमारी ये जो इलाहाबाद वाली डिवीजन है, इसके साथ हमारा प्लान था अटैक करने का पाकिस्तान के अंदर। तो मेरी डिप्लॉयमेंट वहाँ पे थी, और हम वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे इस मौके जब भी हमको ऑर्डर मिलते, हाँ मिशन के लिए। मगर वो कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले ही सीज फायर हो गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच में,
और फिर बाकी किसी भी जगह पे फ्रंट नहीं खोला गया था। जी। यूथ को सर अगर बात करें हम यूथ की, खास करके जो लोग आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आर्मी में क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या चैलेंजेस हैं, क्या आपको क्या लगता है? सी आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो कुछ सिविल में है जी। वो सब कुछ आर्मी में है। जी। चाहे आप अगर एक टेक्निकल साइड से बात करो या लॉजिस्टिक्स की साइड से बात करो या लड़ाई के हिसाब से बात करो, तो इंडियन आर्मी में हर टाइप की एक कोर है जी। जो उस चीज को देखती है। जी। मान लो जो लड़ाई लड़ते हैं उनको हम बोलते हैं फाइटिंग आर्म। जी। तो इन्फेंट्री, आर्मर्ड कोर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, जी। उसको लड़ाई में सपोर्ट करने के लिए होती है सपोर्टिंग आर्म्स, जी। जिसमें आती हैं एयर डिफेंस आ गए, इंजीनियर्स आ गए, इस प्रकार से जो पीछे से सपोर्ट देते हैं। और उनको सपोर्ट करने के लिए सबको लॉजिस्टिक्स, राशन, एमिनेशन, जी। कपड़ा, इस प्रकार से, तो उसमें आगे लॉजिस्टिक्स हमारी, ठीक है। जी। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। जो हमारी गाड़ियां, उनको रिपेयर के लिए हमको चाहिए इंजीनियर्स, चाहिए सड़कें बनाने के जी। लिए, पुल बनाने, तो हर टाइप की अपॉर्चुनिटी आर्मी में है। तो अगर कोई यूथ ज्वाइन करना चाहे तो वो ये देख सकता है कि फौज पहले ज्वाइन करनी है और उसके अंदर उसका इंटरेस्ट किस साइड में है। जी। टेक्निकल साइड में है, कम्युनिकेशन साइड में है, रिपेयर एंड रिकवरी में है, लॉजिस्टिक्स में है, फाइटिंग में है, हर टाइप की अपॉर्चुनिटी उसको मिल सकती है इस प्रकार से। जी सर, चैलेंजेस क्या है फौज? चैलेंजेस तो जैसे हर जॉब में होते हैं, मैं समझता हूँ आर्मी में थोड़े से ज़्यादा चैलेंजेस हैं। जी। क्योंकि जॉब तो है ही, नॉर्मल जॉब, आर्मी जॉब, उसके अलावा आर्मी में आपको ट्रेनिंग ऐसी करनी है कि आप लड़ाई में जीत सको, क्योंकि लड़ाई में रनर अप का कोई प्राइज नहीं होता। जी। एक ही प्राइज होता है, वो विनर। विनर का, ठीक है ना। तो आपको हमेशा विनर ही बनना है और उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग ऐसी करनी पड़ेगी कि आप हारो नहीं, और उसके लिए आपको क्षमता लगती है, जैसे हम कह रहे थे ना, जी। आपको अपनी स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता है। तो एक वो है। सेकेंडली, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है, क्योंकि जो बॉर्डर है हमारे, आपको मालूम है, वो केवल देश के आउटसाइड एरिया में होते हैं। जी। तो पहाड़ हो गए, सियाचिन हो गया, राजस्थान हो गया, तो वहाँ -30 डिग्रीज, यहाँ पे +52 डिग्रीज टेम्परेचर। जी। तो आपकी ये भी चैलेंज है, क्योंकि आपकी ऐसी ऐसी जगह पोस्टिंग होगी जहाँ पे कोई लोग नहीं रहते। अगर आप शादीशुदा हो तो आप अकेले रहोगे, आपके बच्चे वहाँ पे आ नहीं सकते, उनकी कोई एजुकेशन की स्कोप नहीं है। सो जी। इस प्रकार के चैलेंजेस रहते हैं। तो चैलेंजेस हर जॉब में होते हैं, आर्मी में चैलेंजेस थोड़े से हटके हैं। लेकिन देश सेवा करने का मौका है वैसे हाँ, जैसे आप कहते हो देश सेवा करने का मौका, मैं तो समझता हूँ सभी लोग देश सेवा करते हैं। जी। चाहे आप इंजीनियर हो, रेलवेज में हो, जो भी कर रहे हो, अगर आप अपना काम ढंग से कर रहे हो तो आप देश सेवा कर रहे हो। मगर यहाँ पे क्या है कि आप बहुत विजिबल देश सेवा करते हो। आपको मालूम है कि आपका काम यहाँ पे अपने देश की रक्षा करने का है, तो थोड़ा सा वेल डिफाइंड देश सेवा हो जाती है, और वो सेटिस्फैक्शन आपको मिलती है अगर आप उसके लिए कट आउट हो तो। जी। आपने आयरन मैन इवेंट में पार्टिसिपेट किया है कई बार, कैसा रहा सफ़र? मेरे हिसाब से आप पहले जनरल भी हैं पूरी दुनिया में जो। हाँ, सो पहले तो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके दर्शकों को आयरन मैन क्या होता है। और ये विश्व की सबसे मुश्किल एक दिन का एंड्योरेंस इवेंट होता है। जी। इसमें 3.8 किलोमीटर की पहले स्विमिंग करनी पड़ती है समुद्र जी। में। उसके बाद 180 किलोमीटर की आपको साइकिलिंग करनी है, जी। और फिर 42.2 किलोमीटर की आपको रनिंग करनी है। 180 किलोमीटर एक दिन में? 3.8 स्विमिंग, जी। फिर 180 किलोमीटर साइकिलिंग, वनडे में 180 किलोमीटर? हाँ, बैक टू बैक, ओके। एंड 42.2 किलोमीटर रनिंग। ओह, तीनों इवेंट 17 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट करने हैं। अच्छा। और अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप फिर आयरन मैन बनते हो। तो ये इवेंट था। और 2018 में मैंने पहली बार इसमें हिस्सा लिया ऑस्ट्रिया में, जी। एंड 14 घंटे 20 मिनट में मैंने कंप्लीट किया ये तीनों इवेंट। ग्रेट से।
तो उस समय मैं बना था फिर ये जो आप बता रहे हो कि फर्स्ट सर्विंग इंडियन आर्मी ऑफिसर एंड ओनली जनरल इन द वर्ल्ड जी। जिसने ये किया। फिर 2019 में मैंने दोबारा पार्ट लिया इसमें जर्मनी में, ओके। और फिर अपना टाइम मैंने इम्प्रूव किया 40 मिनट, जी। तो 13 घंटे 40 मिनट में मैंने कंप्लीट किया फिर ये सेकंड टाइम। फिर कोविड आ गया जी। 2021, जी। फिर 22 में मैंने दोबारा स्पेन में किया तीसरी बार आयरन मैन। एंड अभी मेरा प्लान है कि अगले साल मैं अपने लड़के के साथ जी। हम दोनों इकट्ठे आयरन मैन करेंगे विक्टोरिया स्पेन में चौथी बार। कहाँ से मोटिवेशन कहाँ से आता है सर? एक्चुअली क्या है कि फिजिकल फिटनेस एक चीज़ ही ऐसी है, जैसे नशा होता है ना, किसी को जी। दारू का नशा होता है, वो रोज दारू पीता है, जी। तो फिजिकल फिटनेस का भी वैसे ही नशा चढ़ जाता है। तो मेरे को तो इसमें बहुत मज़ा आता है, और जब आप एक्सरसाइज करते हो जी। तो आपने पढ़ा होगा एंडोर्फिन्स रिलीज होती हैं, जी। एक हैप्पी हार्मोन होता है। जी। तो मान लो आप 100 किलोमीटर साइकिलिंग करके आओ, तो अगले एक हफ्ता आप स्माइल ही मारते रहोगे, ठीक है। जी। जितनी आपकी टेंशन है, जितने आपके स्ट्रेस हैं, सब डाउन हो जाते हैं। और जितना आप ज़्यादा करोगे ऐसी एक्सरसाइज, उतने आपके हैप्पीनेस कोशेंट बढ़ता रहेगा, आजकल स्ट्रेस डाउन होता रहता है। जी सर, आजकल बड़े शहरों में खास करके सर लाइफस्टाइल डिजीजेज काफ़ी बढ़ रही हैं, और साथ में आप देखेंगे कि लोगों का फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं है। इसको, जैसे आप तो काफ़ी एक्टिव हैं और आयरन मैन, तो आप इसको किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे लोगों को? कैसे लोग? मैं समझता हूँ लोगों को अगर नॉलेज हो जी। कि ये करने से ये फ़ायदा होता है मेरे को, जी। तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अभी सबको पता है कि एक्सरसाइज करना उनके लिए अच्छा है, जी। मगर सेम प्रॉब्लम जो मैंने आपको पहले बताई कि मेंटल स्ट्रेंथ, जी। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, और हमको पता है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो हमको फायदा है। जी। हम सुबह उठ के अगर 5 बजे उठ के भागने जाएंगे तो हमको फायदा है, जी। मगर फिर भी नहीं हम जाते, क्योंकि मैं समझता हूं कहीं पे हमारा जो डिसिप्लिन है, जी। सेल्फ डिसिप्लिन, या हमारे अंदर जो मोटिवेशन है, वो कम है। और अगर मैं किसी को एडवाइस देना चाहूँ तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि आप सेल्फ डिसिप्लिन को सेल्फ लव के साथ इक्वेट करो। जी। अगर आप अपने आप से प्यार करते हो तो आप वो कोई भी ऐसी चीज़ करने को तैयार हो जाओगे जो आपके लिए अच्छी है, क्योंकि ये आपके लिए है। जी। अगर आपको पता है रनिंग मेरे लिए अच्छी है, तो चाहे 5 बजे हो, चाहे बारिश हो, चाहे जो मर्जी हो, मैं रनिंग करूंगा, क्योंकि जी। मेरे लिए अच्छी है ना, मैं अपने आप से प्यार करता हूं। तो सेल्फ लव इज इक्वल टू सेल्फ डिसिप्लिन। आप ये इक्वेशन ड्रॉ करो, जी। एंड उससे आप, मैं समझता हूं आपके अंदर मोटिवेशन आएगी कि मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूं, किसी और के लिए नहीं। आप भागोगे, किसी और को फायदा नहीं है। जी। आपका वजन सही होगा, आपकी लाइफस्टाइल डिजीजेस कम हो जाएंगी, क्योंकि आजकल हाइपरटेंशन है, एंड डायबिटीज़ हो रही है, ओवरवेट हो रहे हैं लोग, काउच पोटैटो जैसे बोलते हैं बन रहे हैं, क्योंकि वो सारा दिन बैठ के ऑफिस में काम करते हैं। जी। बॉडी में कुछ ना कुछ हरकत होनी चाहिए एक्सरसाइज के दौरान से। तो अगर आप ये इक्वेशन करोगे, मैं समझता हूँ थोड़ी मोटिवेशन आ सकती है और आप इम्प्रूव कर सकते हो। हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप हेल्थ केयर पे? मैं व्यूअर्स को यही बोलूँगा कि आप फिटनेस के लिए एक क्वेश्चन मैं नॉर्मली पूछता हूँ जब मैं टॉक्स लेता हूँ कि आपका सोलमेट कौन है। जी। और कई लोग इसमें सही जवाब नहीं दे पाते। तो सोलमेट है जहाँ पे मेरा सोल रहता है, वो मेरी बॉडी है। जी। तो जब तक मेरा सोल जिंदा है जी, वो मेरी बॉडी के अंदर रहेगा, और जिस दिन सोल ने बॉडी को छोड़ दिया, आपकी बॉडी को लोग फेंक देंगे। तो अपनी बॉडी के लिए, अपनी सोलमेट के लिए आपको मेहनत करनी है। जी। तो अगर आप अपने सोलमेट चाहते हो कि मेरा बॉडी हेल्दी है, जी, हेल्दी रहे, क्योंकि हमको बहुत प्रॉब्लम्स हैं जी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, अपने जॉब के बारे में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम है, तो हमारा माइंड हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम निकाल देते हैं। मगर जिस दिन आप बीमार हो गए, उस दिन सारी प्रॉब्लम्स हट जाएंगी और एक ही प्रॉब्लम आपके माइंड में रहेगी, वो आपकी हेल्थ है जी। उस समय आपको ना पैसा चाहिए, ना आपको रिश्तेदार चाहिए, ना आपको कुछ और चाहिए, आपको चाहिए कि मेरे को ठीक कर दो।
जी तो मैं समझता हूं आप पहले से ही अगर अपने आप को ठीक रखो, आप पहले से ही थोड़ी फिजिकल फिटनेस रखो ताकि आप फिजिकली फिट रहो, तो ये जो प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ ये कभी जी। मेंटल अपनी हेल्थ प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। आज की एपिसोड में सर हमसे जुड़ने के लिए और आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और हम आशा करते हैं कि अगली बार भी आपके साथ जो है श्योरली, बैठ मेरे को के। तो बहुत मज़ा आया थैंक यू सर। एंड आई एम श्योर आपका यूट्यूब बहुत ही लोग वॉच करेंगे। थैंक यू सो मच सर। जल्दी कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ अगला पॉडकास्ट भी एक शूट करें। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। माय प्लेजर, थैंक यू। थैंक यू।